अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जारी खिताबी मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरुआती झटकों के बाद विराट कोहली और राहुल ने संभाली पारी। विराट कोहली ने 56 गेंदों पर जड़ा अर्धशतक। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुरू और झुंझुनू में कांग्रेस पर बोला हमला। कहा कांग्रेस सरकार के 5 साल एक दूसरे को रन आउट करने में बीते। वहीं कांग्रेस समेत अन्य दल भी प्रचार में जुटे। वहीं तेलंगाना में 30 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों ने झोंकी ताकत। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम राजनीतिक दल कर रहे हैं जनसभा और रोड शो। उत्तरकाशी के सिलकयारा में सुरंग में फंसे मजदूरों की जान बचाने के लिए हर मोर्चे पर काम जारी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री धामी ने किया घटनास्थल का निरीक्षण। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आज से आम जनता के लिए खुला। 27 नवंबर तक लोग इस मेले का ले सकते हैं आनंद। फिलिस्तीन के लिए भारत ने भेजी मानवीय सहायता। वायुसेना का दूसरा C-17 विमान 32 टन राहत सामग्री लेकर मिस्र के एल अरेश हवाई अड्डे के लिए हुआ रवाना। और लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को लेकर देश भर में भक्तिमय माहौल। आज अस्ताचलगामी सूर्य को अर्पित किया जाएगा अर्घ्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईसीसी विश्व कप का खिताबी मुकाबला खेला जा रहा है। मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत की शुरुआत तेज रही और कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने तेजी से रन बनाए, लेकिन सिर्फ 4 के स्कोर पर ही शुभमन गिल का विकेट सामने आ गया, जिन्हें मिचेल स्टार्क ने आउट किया। इसके थोड़ी ही देर बाद रोहित शर्मा का विकेट 47 रन पर मैक्सवेल का शिकार बने। इसके बाद आए श्रेयस अय्यर ने निराश किया और 4 रन पर पैट कमिंस की गेंद पर विकेट के पीछे लपके गए। इसके बाद आए राहुल के साथ मिलकर कोहली ने पारी को संभाला और रन बनाने का सिलसिला जारी रखा। इसी बीच कोहली ने अर्धशतक लगाने में सफलता पाई। ताज़ा समाचार मिलने तक टीम इंडिया ने 3 विकेट के नुकसान पर 144 रन बना लिए थे। और अब खबरें चुनावी राज्यों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के चुनावी दौरे पर हैं और इसी कड़ी में उन्होंने झुंझुनू में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। उन्होंने राज्य सरकार पर बीते 5 साल कोई काम न करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सार्वजनिक संबोधन में स्वयं माना है कि उनके विधायकों और उम्मीदवारों ने पिछले 5 साल में कोई काम नहीं किया। 5 साल कोई काम ही नहीं किया है, ये खुद ने बोला है। काम क्यों नहीं किया? क्योंकि राजस्थान इधर एक जादूगर और दिल्ली में बैठे कांग्रेस के बाजीगर। तो ये जादूगर और बाजीगर का खेल चल रहा था। जादूगर कुर्सी बचाने में बिजी थे और बाजीगर कुर्सी गिराने में लगे थे। और इसके साथ साथ विधायक और मंत्री वे नई जादूगरी कर रहे थे। वो तिजोरियों को सफाचट कर रहे थे, तिजोरियों में से माल गायब करने में लगे थे।
और वहीं प्रधानमंत्री ने राज्य में शांति और कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल खड़ा करते हुए राज्य सरकार की कार्यप्रणाली को घेरा। वहीं राज्य में महिलाओं की स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर तीखा प्रहार किया। होली हो, दिवाली हो, रामनवमी हो, हनुमान जयंती हो, हर त्योहार में पत्थरबाजी, हर त्योहार में कर्फ्यू। जब वोट के लिए तुष्टीकरण ही सर्वोपरि हो तब दंगाइयों का हौसला बढ़ता है। कांग्रेस के राज में बहन बेटियों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है और यहां के सीएम कहते हैं कि बहन बेटियां यहां फर्जी मामले दर्ज करा रही है। क्या ये माताओं बहनों का अपमान है कि नहीं है? क्या कोई बेटी अपने चरित्र पर इल्जाम लगे ऐसी कोई झूठी शिकायत कर सकती है क्या? कभी भी करेगी क्या? और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान स्थित चूरू जिले के तारानगर में विशाल जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस सरकार पर हमला करते हुए कहा, कांग्रेस देवी देवताओं की यात्राओं पर तो रोक लगाती ही है, लेकिन आतंकी संगठन पीएफआई की रैलियों को बढ़ावा देती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजस्थान की संस्कृति की रक्षा के लिए कांग्रेस सरकार को हटाना बहुत जरूरी है। ये वही कांग्रेस है जिसने माताओं बहनों बेटियों को विधानसभा और लोकसभा के आरक्षण के लिए दशकों तक लटकाया। ये गारंटी मोदी ने पूरी की। कांग्रेस को आर्टिकल 370 के कारण 370 धारा आतंक शिकंजे में घिरा जम्मू कश्मीर नहीं दिखा। इसका कारण राजस्थान के वीरों के बलिदान और वीर माताओं के आंसू नजर नहीं आए। ये गारंटी भी मोदी ने पूरी की। तो मोदी को गालियां देते हैं। वन रैंक वन पेंशन के लिए 40 साल तक कांग्रेस ने पूर्व सैनिकों की परवाह नहीं की। मोदी ने पूर्व सैनिकों को दी ओआरओपी की गारंटी पूरी की। अभी तक देश के पूर्व सैनिक परिवारों तक 90,000 करोड़ रुपए पहुंच चुके हैं। 90,000 करोड़। और चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, आजकल पूरा देश क्रिकेट विश्व कप के उत्साह में सराबोर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार के 5 साल एक दूसरे को रन आउट करने में ही बीत गए। पूरा देश क्रिकेट के जोश से भरा हुआ है। क्रिकेट में बैट्समैन आता है और अपनी टीम के लिए रन बनाता है, लेकिन कांग्रेस वालों में ऐसा झगड़ा है कि रन बनाना तो दूर, ये लोग एक दूसरे को रन आउट करने में लगे हैं। कांग्रेस सरकार के 5 साल एक दूसरे को रन आउट करने में बीत गए। जो बचे हैं वो महिलाओं और अन्य मुद्दों पर गलत बयान देकर हिट विकेट किए जा रहे हैं, हिट विकेट हुए जा रहे हैं। और बाकी जो है वो पैसे लेकर, रिश्वत लेकर मैच फिक्सिंग कर लेते हैं और कुछ काम नहीं करते। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कल जयपुर में एक चुनावी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अगर राजस्थान में भाजपा सत्ता में आती है तो हम राजस्थान में पेट्रोल की कीमत देश के बाकी हिस्सों के बराबर लाने के लिए काम करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि राज्य में कांग्रेस सरकार द्वारा लगाए गए अतिरिक्त उपकर के कारण राजस्थान में पेट्रोल की कीमत देश में सबसे ज्यादा है। राजस्थान में पेट्रोल का दाम वही होगा जो बाकी देश में है। कम से कम 11 रुपए 80 पैसे पर लीटर तो एकदम कम आएगा। अगर गांधीनगर में 96 रुपीज का पेट्रोल 1 लीटर बिक सकता है तो राजस्थान में जयपुर में क्यों नहीं बिक सकता? जब मोदी जी ने दायित्व संभाला 2014 मई में, उसके 10 साल पहले जो सारी कांग्रेस सरकार की केंद्रीय योजनाएं थी, सबको मिलाकर 1,57,000 करोड़ खर्चा किया जाता था केंद्र की तरफ से। मोदी जी ने दायित्व संभाला मई 2014 में। ये केंद्रीय योजनाएं शुरू हुई जून 2015 में। 8 साल और कुछ महीने हुए हैं। ऑलरेडी मोदी जी के सरकार ने वो 1,57,000 करोड़ था
12 गुना से ज्यादा 18 लाख करोड़ से ज्यादा खर्चा कर लिया। एक तरफ जहां केंद्र सरकार जमीनी स्तर पर लगातार आदिवासियों के हित में निर्णय ले रही है, वहीं कांग्रेस आदिवासियों को लुभाने की कोशिश में जुट गई है। राहुल गांधी ने राजस्थान के दौसा में जनसभा को संबोधित करते हुए आदिवासियों के अधिकारों को लेकर बड़े बड़े वादे किए। इस जमीन का अधिकार, जंगल का अधिकार, जल का अधिकार आदिवासियों को मिलना चाहिए। जो उनका हक है उनको वापस मिलना चाहिए। यह है आदिवासी शब्द का मतलब अगर आदिवासियों के बच्चे इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, बड़ी से बड़ी कंपनी चलाना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, तो उनकी पूरी मदद होनी चाहिए और उनका हक बनता है। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। सर 50,000 एडवांस। और इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढूंढ। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है आपने, क्योंकि RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे। हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढे, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में निर्माणाधीन सिलकियारा सुरंग में फंसे 40 मजदूरों को सुरक्षित निकालने के प्रयास मिशन मोड पर जारी हैं। सुरंग के अंदर सभी श्रमिक सुरक्षित हैं और उन्हें पाइप से पर्याप्त भोजन और ऑक्सीजन उपलब्ध कराया जा रहा है। 6 वैकल्पिक विकल्पों पर काम जारी है। भारत सरकार की विभिन्न एजेंसियां मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय भी स्थिति पर नजर रखे हुए है और राज्य सरकार के साथ लगातार संपर्क में है। और वहीं इस बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सिलकियारा सुरंग में चल रहे राहत एवं बचाव कार्य का स्थलीय निरीक्षण और समीक्षा करने सिलकियारा पहुंचे। उन्होंने कहा, मजदूरों को बाहर निकालना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। में जो लोग हैं वहाँ लाइट है, काफ़ी खाली जगह है, लोग घूम रहे हैं, उनसे कम्युनिकेशन हुआ है और वहाँ उनको अभी हम लोग बाकी बातों के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम लोग अलग अलग प्रकार की डिफेंस के सेक्रेटरी से बात हुई है कि ऑप्टिक फाइबर केबल डाल जा सकती क्या, पानी के लिए भी व्यवस्था हुई है, ऑक्सीजन की भी व्यवस्था हुई है और अभी उनका मॉरल ठीक है, वो भी हिम्मत से लड़ रहे हैं। एक प्रकार से एक आपदा के साथ लड़ाई है, सब हम लोग मिलकर उसके ऊपर जीतेंगे। अंदर में जो लोग हैं वहाँ लाइट है। और वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि श्रमिकों को सकुशल निकालने को लेकर बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटना की पल पल की अपडेट ले रहे हैं। इसमें जितने विशेषज्ञ हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार इसकी चिंता कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी आपके सामने अभी आए हैं यहाँ पर और लगातार 2 घंटे से पूरी मॉनिटरिंग हुई है और सारे विशेषज्ञ काम कर रहे हैं। तो हमारा सबका यही होना चाहिए कि अभी भगवान से प्रार्थना करें कि जल्दी से जल्दी ये जो हमारे सभी जो रास्ते अपनाए जा रहे हैं 6 प्रकार के, उनमें से कोई भी रास्ता पहले से पहले सफल हो और वो लोग बाहर आए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ दूसरी भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद वार्ता की सह अध्यक्षता करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स आज 2 दिवसीय भारत दौरे पर आएंगे। सोमवार को रक्षा सहयोग पर एक द्विपक्षीय बैठक रिचर्ड मार्ल्स और राजनाथ सिंह के बीच होगी। उसके बाद 2+2 संवाद वार्ता होगी।
सोमवार को राजनाथ और रिचर्ड माल्स के बीच द्विपक्षीय बैठक होगी। 2+2 संवाद वार्ता की सह अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्षों उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स और विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ करेंगे। 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद वार्ता का उद्घाटन वर्ष 2021 के सितंबर में नई दिल्ली में हुआ था। और दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे 42वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के द्वार आज से आम जनता के लिए खोल दिए गए हैं। वसुधैव कुटुंबकम थीम पर आधारित इस मेले में लोग एक से बढ़कर एक उत्पादों का आनंद ले सकते हैं। मेले में 13 देशों के साथ 25 राज्य और देश विदेश के 3500 प्रदर्शक भाग ले रहे हैं। मेले का पार्टनर राज्य बिहार और केरल है, जबकि फोकस राज्य दिल्ली, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश है। मेले की शुरुआत सुबह 10 बजे से होगी, जिसका शाम 7:30 बजे तक लुत्फ उठा सकेंगे। 27 नवंबर तक चलने वाले इस मेले में लघु एवं मध्यम उद्योगों के तहत देश के विभिन्न जिलों में निर्मित सामान भी मिलेंगे, जिसमें खासकर स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से बनाए गए सामान खरीदे जा सकते हैं। मेले की टिकट ऑनलाइन माध्यम के अलावा दिल्ली के चुनिंदा 55 मेट्रो स्टेशन पर मिलेगी। दिल्ली में आज इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी का 38वां स्थापना दिवस मनाया गया और इस अवसर पर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि नई शिक्षा नीति देश की शिक्षा व्यवस्था में एक बदलाव का संकेत है। उन्होंने कहा कि इससे भारत की पुरानी शिक्षा व्यवस्था की तरह गौरव करने का अवसर प्राप्त होगा। दिल्ली के उपराज्यपाल ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले सत्र में 13 लाख छात्रों ने इसमें एनरोलमेंट प्राप्त किया था। इस अवसर पर विश्वविद्यालय में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों और छात्रों को भी सम्मानित किया गया। IGNOU has an annual enrollment of 13 lakh learners in the last academic session. It has a cumulative enrollment of 35 lakh learners on rolls presently and another 35 lakhs who have passed out over the last 38 years and vibrant alumni along with 15,000 plus international students. The university has also received A++ rating from the National Assessment and Accreditation Council for accreditation in 2021. और दिल्ली की हवा में थोड़ा सुधार होने पर लोगों को प्रदूषण से थोड़ी राहत मिलती दिख रही है। दिल्ली का वायु गुणवत्ता स्तर गंभीर से बहुत खराब श्रेणी में आ गया है। लोगों का कहना है कि प्रदूषण की वजह से उनकी आंखों में होने वाली जलन में कमी आई है। हवा में सुधार देख दिल्ली सरकार ने 20 नवंबर से स्कूल खोलने की जानकारी दी है। लास्ट ईयर से कंपैरेटिवली बहुत अच्छा है। बारिश हो गई तो शायद उससे भी है अच्छा है, बल्कि हवा शायद थोड़ा जो है क्लीन ही है। लास्ट ईयर से तो अच्छा है, जैसे बारिश हो गई है उसके कारण काफ़ी इम्प्रूव हो। बारिश से पहले काफ़ी दिक्कत थी यहाँ पे, पर अब काफ़ी इम्प्रूव लग रहा है मेरे को। आज तो मौसम खुला हुआ है, काफ़ी दूर तक देख पा रहे हैं हम सब कुछ। और लोक आस्था का महापर्व छठ बिहार समेत देश के कई राज्यों में श्रद्धा भक्ति से मनाया जा रहा है। शनिवार को व्रतियों ने खरना का अनुष्ठान किया और शाम को भगवान भास्कर को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण किया। इसके बाद छठ व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो गया। आज शाम अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ्य अर्पित किया जाएगा। सोमवार को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही इस महापर्व का समापन होगा। छठी मैया के गीतों से पूरा वातावरण गुंजायमान है। छठ घाटों को आकर्षक रोशनी से सजाया गया है। बिहार में पटना के दीघा घाट में छठ महापर्व को लेकर व्रतियों की सुविधा और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। वहीं लोगों की सुविधा और पर्व को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए सभी घाटों पर नियंत्रित कक्ष स्थापित किए गए हैं। और आइए देखते हैं कि आखिर कैसे मनाते हैं छठ पूजा। लोक आस्था का पर्व छठ पूजा की आपको ढेरों शुभकामनाएं। राजधानी दिल्ली में छठ पूजा की तैयारियां समाप्त हो चुकी हैं। ITO यमुना में भी छठ का घाट लोगों के लिए सजकर तैयार है। छठ पूजा के त्योहार पर छठी माता और सूर्य देव की पूजा उपासना की जाती है। इस दौरान 36 घंटे का कठिन निर्जला उपवास रखा जाता है। छठ पूजा की शुरुआत नहाय खाए के साथ होती है। इस दिन चने की दाल और लौकी की सब्जी बनाई जाती है। छठ के दूसरे दिन खरना किया जाता है।
खरना का मतलब शुद्धिकरण होता है। व्रती इस पूरे दिन उपवास रखती है। फिर शाम के समय मिट्टी के नए चूल्हे पर गुड़ की खीर प्रसाद के रूप में बनाती है। हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं और ये छठ पूजा के चारों तरफ हमने झाड़ू लगा दिया, सारे साफ सफाई कर दिया यहाँ पे। और यहाँ पे कोई कूड़ा कोई वो नहीं है। लोग जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनको सभी को अच्छी तरीके से व्यवस्था होगी। छठ के तीसरे मुख्य दिन सायंकाल को बांस की टोकरी में अर्घ का सूप सजाया जाता है और घाट पहुंचकर व्रती के साथ सारे लोग डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं। इस बार का छठ पूजा हमने काफ़ी अच्छी तैयारियां की हैं और साफ़ सफाई में भी काफ़ी ध्यान दिया है और उम्मीद है कि लोगों की परेशानियां ना हो जो छठ पूजा में हर बार आती है। तो इस बार छठ पूजा काफ़ी अच्छा होने वाला है। छठ पूजा के चौथे दिन सुबह उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। अर्घ देने के बाद लोग प्रसाद का ग्रहण करते हैं। इस 4 दिन के पर्व के लिए लोग साल भर इंतजार करते हैं, क्योंकि ये लोगों के लिए एकमात्र पर्व नहीं बल्कि आस्था है, उल्लास है, संस्कृति है, पारिवारिक सम्मेलन है। कैमरा पर्सन नवीन के साथ मैं पूर्वा, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करें तो फिलिस्तीन के लोगों के लिए भारत ने फिर एक बार मानवीय सहायता भेजी है। भारतीय वायुसेना का दूसरा C-17 विमान 32 टन राहत सामग्री लेकर मिस्र के एल अरिश हवाई अड्डे के लिए रवाना हो गया। और फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ने इजरायली ऑपरेशन को रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से हस्तक्षेप की मांग की है। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ने कहा है कि गाजा में हमारे फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ इजरायल की सेना ने नरसंहार किया है। इसके अलावा मकानों से लेकर स्कूल और बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान पहुंचाया गया है। बांग्लादेश की सरकारी विमान सेवा कंपनी विमान बांग्लादेश एयरलाइंस ने विशेष रूप से बांग्लादेश के चिकित्सा सेवा चाहने वालों की सुविधा के लिए 16 दिसंबर से दक्षिण भारतीय शहर चेन्नई के लिए अपनी सेवा शुरू करने का फैसला किया है। विमान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शफीउल अजीम ने कहा है कि ढाका चेन्नई ढाका बांग्लादेशी नागरिकों के लिए भारत के लिए काफ़ी मांग वाला मार्ग है और हमने इस मार्ग पर 3 साप्ताहिक उड़ानें संचालित करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि उड़ान सोमवार, गुरुवार और शनिवार को संचालित की जाएगी। प्रसार भारती संवाददाता नवलसंग परमार ने बताया कि ये राष्ट्रीय ध्वजवाहक विमान बांग्लादेश की मार्ग विस्तार योजना का हिस्सा है। विमान बांग्लादेश ने हाल ही में जापान में नारिता के लिए सीधी उड़ान शुरू की है और चीन में गुआंगझो के लिए उड़ान संचालन फिर से शुरू किया है। एयरलाइंस के निदेशक विपणन और बिक्री मोहम्मद सलाउद्दीन ने कहा है कि विमान रविवार से ढाका चेन्नई उड़ान टिकट बेचना शुरू कर देगा। वर्तमान में बांग्लादेश की निजी विमान वाहकों में से एक यूएस बांग्ला एयरलाइंस ढाका चेन्नई ढाका मार्ग पर उड़ानें संचालित कर रही है। और आज विश्व शौचालय दिवस है। इस वर्ष विश्व शौचालय दिवस की थीम त्वरित परिवर्तन, स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का संदेश दे रही है। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खुले में शौच मुक्त भारत बनाने की अपील के बाद कितना बदलाव आया है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। क्या हमारी मां बहनों की इज्जत के लिए हम कम से कम शौचालय का प्रबंध नहीं कर सकते हैं? आपको लगता होगा क्या लाल किले से सफाई की बात करना, लाल किले से टॉयलेट की बात बताना, ये कैसा प्रधानमंत्री है? भाइयों बहनों, मैं नहीं जानता हूं मेरी कैसी आलोचना होगी, इसे कैसे लिया जाए, लेकिन मैं मन से मानता हूं। मैं गरीब परिवार से आया हूं, मैंने गरीबी देखी और गरीब को इज्जत मिले इसकी शुरुआत यहीं से होती है। साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी और लोगों से खुले में शौच से मुक्त भारत बनाने का आह्वान किया था और देखते देखते ये अभियान जन आंदोलन बन गया। टॉयलेट जिसने महिलाओं के जीवन में आत्मनिर्भरता लाई, टॉयलेट जिसने बहुत सारे लोगों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया और इसीलिए हम मना रहे हैं वर्ल्ड टॉयलेट डे।
लेकिन ये सफ़र अभी यहीं नहीं रुका है। अब हमें अपने टॉयलेट्स को और ज़्यादा बेहतर बनाना है और ज़्यादा खूबसूरत बनाना है। लोग स्वच्छता के इस यज्ञ में अपनी आहुति देने के लिए स्वेच्छा से आगे आने लगे। तेजी से शौचालयों का निर्माण होने लगा। हर उम्र और जाति के लोग स्वच्छता प्रहरी बन गए और समय से पहले ही देश खुले में शौच से मुक्त हो गया। अब तो किसी चीज़ का डर भी नहीं लगता है। समस्या होती थी क्योंकि कभी आदमी आते जाते रहते थे, या सुबह टाइम जाओ, जल्दी सुबह टाइम उनर के फिर जाइए, ऐसे काफ़ी दिक्कतें होती थी। अब तो जब से घर में जब से बन गई है, जब से किसी चीज़ की कोई दिक्कत भी नहीं रहती है। इस काम में जहां जन प्रहरियों का विशेष रोल रहा, तो वहीं देश में बन रही फिल्मों ने भी जागरूकता बढ़ाने में अहम योगदान दिया। भाऊजी मेरा ब्याह करा दो। टॉयलेट एक प्रेम कथा ऐसी ही एक फिल्म रही। अब तो बस मंगल ही मंगल होएगा। हाँ भाभी, चलो 4:15 हो गए, सब इंतजार कर रहे हैं लोटा पार्टी में तुम्हारी वेलकम का। मत तो घर के पीछे बैठ जाते हैं, पर हम तो औरतें हैं, हमें तो हर चीज के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब बीवी वापस आए ना आए, संडास तो लाके छोड़ूंगा इस गांव में। शौचालय सार्वजनिक स्वास्थ्य की आधारशिला है और पर्यावरण की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रधानमंत्री की अपील के बाद जिस तेजी से ये अभियान एक जन आंदोलन बना, इससे ग्रामीण इलाकों में बीमारियों से निजात पाने में भी कहीं न कहीं बहुत बड़ी निजात मिली है। इस वर्ष विश्व शौचालय दिवस की थीम त्वरित परिवर्तन है। हमारे शहरी क्षेत्रों में जो कम्युनिटी टॉयलेट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं और उनको इतना अच्छे से चलाएं ताकि लोग वहाँ पे जाके सस्ते में ड्रिंकिंग वाटर ले सकें, टॉयलेट्स यूज़ कर सकें, बेदिंग फैसिलिटीज़ यूज़ कर सकें। विश्व शौचालय दिवस के मौके पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा क्लीन टॉयलेट चैलेंज भी लॉन्च किया गया। ODF से ODF++ तक, गार्बेज फ्री एरिया से कबाड़ से खूबसूरत उत्पाद तक, स्वच्छता के मायने ही बदल गए हैं। वेस्ट प्रोसेसिंग की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। व्यक्तिगत और आम लोगों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी है। इस वर्ल्ड टॉयलेट डे देश ले रहा है क्लीन टॉयलेट चैलेंज। हमें अपने घरों के टॉयलेट्स को और ज़्यादा खूबसूरत और बेहतरीन बनाना है। उन्हें ऐसी जगह बनाना है जिसे आप दूसरों को दिखा सकें। कैमरा पर्सन मोंटी कुमार सिंह के साथ मैं शहला निगार, DD न्यूज़ के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।